नमस्ते दोस्तों, मैं नीरज दुगर आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि एक जो 20 और 30 ईयर एज का जो ये ग्रुप है, इस ग्रुप को इन्वेस्ट कैसा करना चाहिए, अपने पैसों के बारे में कैसे सोचना चाहिए। तो अगर आप ये एज कैटेगरी में हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आप कैसे इन्वेस्ट करते हैं, आपकी क्या स्ट्रेटेजी है, आपका क्या थॉट प्रोसेस है आज की तारीख में आपका पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कॉमेंट्स में कि आप सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, आपको कुछ चेंजेस करने हैं या नहीं करने, वो सब हम डिस्कस कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ मेरी जर्नी के बारे में और मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली आपको क्या करना चाहिए। तो ये जो 20 to 30 का जो एज ग्रुप है, ये जो टाइम है बहुत क्रिटिकल है व्हेन इट कम्स टू वेल्थ क्रिएशन। ओके, तो आपको क्या करना है इसमें, पहले तो आपको सोचना है कि आपने आपको लाइफ को कैसे प्रायोरिटाइज करना है। ठीक है, तो हम लोग जब स्टार्ट करते हैं तो हमारी इनकम तो कम होती है, इनकम कम होती है तो फिर ऑब्वियसली एक्सपेंसेस तो ज़्यादा रहते हैं। इनकम अगर सपोज 100 रुपीज़ और मेरे फिक्स एक्सपेंसेस ही 80 है तो आप 20 ही सेव कर पाएंगे, राइट। तो आपको 100, 20 और 80 को लेके चलना है। तो ये जो 20 सेव कर सकते हैं उसमें आपको डिसाइड करना है कि आप कैसे इन्वेस्ट करेंगे और कैसे सेव करेंगे। बट बिफोर आई कम टू इन्वेस्टिंग, मैं आपको पहले थोड़े मेरे थॉट्स बताना चाहता हूँ कि एज अ 20 ईयर ओल्ड और समवन इन दी 20s का जो एज है उसमें आपको पैसों के बारे में कैसे सोचना चाहिए। तो बेसिकली ये जो एज है ना, ये एज है लर्निंग का। ठीक है, वैसे तो लर्निंग कभी रुकनी नहीं चाहिए लाइफ में, बट इसमें आपको आप पढ़ाई करेंगे, आपने ग्रेजुएशन खत्म किया, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, तो लार्जली इन योर अर्ली 20s आपको ज़्यादा पैसों के बारे में सोचना नहीं चाहिए कि मुझे इन्वेस्ट करके रिटर्न्स कमाना है। ठीक है, आपको पहले तो अपस्किलिंग पे फोकस करना चाहिए। आप अगर आपने आपको अपस्किल कर पाएंगे तो आप 3-4 साल बाद, 5 साल बाद, इन योर लेट 20s, इन योर लेट अर्ली 30s, you will be able to earn a lot more money. तो फर्स्ट फोकस ऑन अपस्किलिंग योरसेल्फ। ओके, सेकेंडली देन देयर आर अदर थिंग्स लाइक अगर आपकी सैलरी डिसेंट है तो आप एक्सपीरियंसेस पे भी थोड़ा पैसा खर्च करें। आपको पूरा तो नहीं खर्चा करना है, बट बिकॉज देन यू ऑल्सो हैव टू बिल्ड द हैबिट ऑफ सेविंग योर मनी, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन पुट असाइड सम मनी एवरी मंथ, थोड़ा पैसा हर महीना आप अलग रख सकते हैं, एंड देन यू कैन यूज दैट टू फॉर एक्सपीरियंसेस। जैसे एक्सपीरियंसेस लाइक व्हाट एक्सपीरियंसेस कुड बी इन द फॉर्म ऑफ ट्रैवलिंग और डूइंग पार्टिसिपेटिंग इन डिफरेंट थिंग्स, लर्निंग अ न्यू स्किल, इट कुड बी एनीथिंग, राइट, एज लॉन्ग एज इट इज क्रिएटिंग अ लाइफ लॉन्ग मेमोरी फॉर यू। ये आपको खर्चा जरूर करना चाहिए। तो यू कैन ट्रैवल सोलो ट्रैवलिंग इज अ मस्ट फॉर समवन इन 20s, क्योंकि उसमें आपको जिस तरह की नेटवर्किंग होगी, जो लाइफ के लेसन सीखने को मिलेंगे, दैट विल यू विल नेवर लर्न विद एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टिंग। तो डेफिनेटली यू शुड कंसिडर सम अमाउंट ऑफ ट्रैवलिंग एंड सम अमाउंट ऑफ गैदरिंग एक्सपीरियंसेस थ्रू फ्रॉम द रियल वर्ल्ड। सो ये हो गया आपको इन 20s कैसे पैसों के बारे में सोचना है। ऑल्सो इफ यू डोंट रीड टू मेनी बुक्स, आई वुड सजेस्ट रीड अ लॉट ऑफ बुक्स ऑल्सो इन 20s, बिकॉज आपको बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स मिलेंगे लाइफ में। ये जो पर्सपेक्टिव्स है ये आपको आपके लेट 20s में, आपके 30s में काम आएंगे, बिकॉज एज यू ग्रो इन लाइफ योर चैलेंजेस ऑल्सो ग्रो इन लाइफ। आपकी फैमिली बढ़ती है, आपके ऑफिस में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ती है, तो उससे आपको आप जो बुक से नॉलेज सीखते हैं या फिर आप ट्रैवलिंग से जो आप सीखते हैं या फिर नेटवर्किंग से जो सीखते हैं, आप अपने फ्रेंड से सीखेंगे, अपने ऑफिस में सीखेंगे, ये सब चीज़ें आपको आगे जाके काम आएगी। तो ये सब एक्सपीरियंस गैदरिंग में learning life lessons is very important in your 20s, because if you're able to learn these life lessons, then you will be able to navigate your life in your 30s and 40s, right? तो ये बहुत जरूरी है। For example, my father passed away in when I was 21 years old, so that put a lot of responsibilities on me, right? And I learned a lot in this process, in the terms of managing money, in terms of managing the household, in terms of taking lots of different decisions, right? तो आपके पास हमेशा कोई मेंटोर तो रहेगा, बट डिस्पाइट द मेंटोर यू विल लर्न दिस एसेंस योरसेल्फ। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक दिस एक्सपीरियंसेस। नाउ लेट अस कम टू मनी। ओके, सो मनी में इन 20s इट इज ऑल्सो एसेंशियल टू इन्वेस्ट मनी एंड लर्न कि पैसा कैसे ग्रो होता है, बिकॉज यू विल लर्न कि देर इज समथिंग कॉल्ड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब आपका पैसा, आपका जो एक्सपेंसेस है वो इन्फ्लेशन से ग्रो होता है। तो अगर आप जैसे in this 2022 if you are spending 100 rupees, next year this cost will go up to 105 or 106 because of inflation. Inflation मतलब खर्चे में बढ़ोतरी। तो अगर आप से फॉर एग्जांपल अगर आप पैसा सेव नहीं करेंगे तो आप जब 30 ईयर्स बाद जब रिटायर होंगे, तो आपके पास एक्टिव इनकम नहीं रहेगा। तो एक्टिव इनकम के लिए आपको एक कॉर्पस चाहिए, एंड वो जो कॉर्पस है वो आप आज इन्वेस्ट करेंगे तो आप 30 ईयर्स में क्रिएट कर पाएंगे। तो उसको क्रिएट करने के लिए आपको ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जहां पे आपको इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न्स मिले, विच इज पॉसिबल ओनली इन अ कपल ऑफ प्लेसेस लाइक इक्विटी और इट कुड बी योर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, जहाँ पे आपको 8.1% का रिटर्न मिलता है आज की तारीख में। इट कुड चेंज इन फ्यूचर, इट विल डेफिनेटली कीप गोइंग डाउन एज इंटरेस्ट रेट्स गो डाउन। तो इक्विटी इज योर बेस्ट एसेट क्लास जहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिलेगा। तो अपार्ट फ्रॉम मेकिंग श्योर दैट आप ईपीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यू आर मैक्सिमाइजिंग योर वेल्थ इन योर कंट्रीब्यूशन इन योर पीपीएफ अकाउंट, बिकॉज ट्राई टू डिफर योर टैक्सेस एज मच एज पॉसिबल। अगर आप टैक्स डिफरल पे फोकस करेंगे तो क्या है ना कि आपका जो कंपाउंडिंग है वो बहुत ज्यादा होगा, बिकॉज आप अगर आज टैक्स नहीं पे कर रहे हैं और नेक्स्ट 10 ईयर्स भी टैक्स नहीं पे कर रहे हैं, यू आर ओनली गोइंग टू पे टैक्स आफ्टर 30 ईयर्स when you withdraw,
then it will create a massive amount of compounding, right? So you have to make sure that you are deferring taxes. So how do you defer taxes? By making sure that you are investing in, say, public provident fund. Public provident fund में आपको 7.1% मिलता है, but tax free मिलता है for the rest of your life, right? As long as you are invested. उसके बाद आपको मिलता है EPF में मिलता है 8.1% tax free up to annual contribution of 2.5 लाख रुपीज, right? तो ये दो इंस्ट्रूमेंट्स है जिसमें आप फिक्स्ड इनकम स्पेस में सोच सकते हैं कि आपको इन्वेस्ट करना है. इसके अलावा आपको इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न फिर जनरेट करने, 8% से ज्यादा रिटर्न जनरेट करने, फिक्स जो आपका ईपीएफ का इंटरेस्ट रेट है उससे ज्यादा रिटर्न जनरेट करने. तो क्या करना है? तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको इक्विटी में ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा. दूसरे एसेट क्लासेस है जैसे रियल एस्टेट हो गया, गोल्ड हो गया. गोल्ड में तो गोल्ड हैज गिवन समवेयर अराउंड 8 to 10% काइंड ऑफ रिटर्न्स. बट द प्रॉब्लम विद गोल्ड इज इंडिया में जो रिटर्न्स आए हैं और डॉलर टर्म में जो रिटर्न्स आए हैं दोज आर बिट डिफरेंट, राइट? इंडिया में जो रिटर्न्स आते हैं वो रिटर्न्स में डॉलर का डिप्रिसिएशन भी फैक्टर्ड होता है. डॉलर टर्म्स में जो रिटर्न्स आते हैं वो आपको देखना चाहिए कि गोल्ड एक्चुअली कितना रिटर्न दे रहा है. तो आप लास्ट 100-150 ईयर्स का चार्ट निकाल के देखें, ठीक है? मैं वो चार्ट यहाँ पे भी लगाता हूँ तो उसमें आपको पता चलेगा कि गोल्ड में कितने रिटर्न्स आ रहे हैं एक्चुअली, ठीक है? तो इक्विटी इज द बेस्ट क्लास बिकॉज दिस एसेट क्लास जनरेट्स रियल कैश. ओके, इक्विटी में आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो ये पैसा इन्वेस्ट होता है डिफरेंट बिजनेसेस में, राइट? और वो बिजनेसेस कैश फ्लो जनरेट करते हैं बाय क्रिएटिंग प्रॉफिट्स एंड दोज प्रॉफिट्स गेट री इन्वेस्टेड टू क्रिएट मोर कैश, राइट? तो वो एक लूप बन जाता है जहाँ पे मनी कीप्स गेटिंग री इन्वेस्टेड एंड योर नेटवर्क कीप्स ग्रोइंग बिकॉज द वैल्यू ऑफ योर इक्विटी कीप्स ग्रोइंग, राइट? सो गोल्ड में ऐसा कुछ नहीं है बिकॉज गोल्ड में आप देखेंगे देयर इज नो अंडरलाइंग इन गोल्ड. व्हेन यू इन्वेस्ट बाय अ शेयर ऑफ अ कंपनी, फॉर एग्जांपल इफ यू बाय अ शेयर ऑफ रिलायंस, देयर इज एन अंडरलाइंग इन रिलायंस, राइट? रिलायंस में इतने सारे बिजनेसेस हैं, बट आप जब गोल्ड खरीद रहे हैं तो देयर इज नो अंडरलाइंग. गोल्ड इज नॉट जनरेटिंग एनी काइंड ऑफ कैश फ्लोज टू यू, राइट? गोल्ड में जो रिटर्न्स आते हैं इट इज जस्ट अ फैक्टर ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, राइट? सो गोल्ड में रिटर्न्स वैसे ही आते हैं. So what you have to do? You have to maximize your PPF, you have to maximize your EPF, you have to maximize your equity contributions. Equity में क्या है? आपको किस में इन्वेस्ट करना है? Okay, take this in writing from me. Everybody is not meant to invest in directly in stocks, ठीक है? आपका कोर प्रोफेशन कुछ और है. Just because someone else is making money from investing in direct stock does not mean you should also do that, right? Because it may not be your passion, okay? It may just be your gratification कि आपको just because कोई और कर रहा है तो आपको भी करना है. आप 12 to 18% तक के कंपाउंडेड रिटर्न्स म्यूचुअल फंड से भी जनरेट कर सकते हैं. एंड इफ यू दैट इज पॉसिबल देन व्हाई शुड यू इवन बॉदर अबाउट स्पेंडिंग योर वीकेंड्स और स्पेंडिंग योर सैटरडेज एंड संडेज इन डूइंग स्टॉक रिसर्च, रीडिंग एनुअल रिपोर्ट्स, जब आपका वो पैशन ही नहीं है, जब आपको वो अंदर से वो नहीं आती कि आपको एक्चुअल में एनुअल रिपोर्ट पढ़ना है. बट जस्ट बिकॉज यू वांट टू जनरेट अ कपल ऑफ मोर परसेंटेज पॉइंट ऑफ एनुअल रिटर्न्स यू आर डूइंग दिस, विच इज होपलेस टू बी वेरी ऑनेस्ट. बिकॉज अल्टीमेटली एक पॉइंट के बाद वंस यू क्रॉस अ सर्टेन नेटवर्थ, उसके बाद money is not going to matter to you, right? So always focus on, if you are spend time on upskilling yourself so that you can increase your income. If you are able to increase your income, you can always pump that money in stock markets through mutual funds, right? So I believe that 95+%, even 99% of people should invest in mutual funds. Direct stocks are not their cup of tea, and then it is also very tax inefficient, right? जो dividend आता है वो taxable होता है, जो आपको कैपिटल गेन्स होते हैं वो टैक्सेबल होते हैं. म्यूचुअल फंड में क्या है, आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया और छोड़ दिया, उसके बाद आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा जब तक आप कोई रिबैलेंसिंग ना करें या फिर आप कोई रिडेम्पशन ना करें. तो आपका डिविडेंड भी टैक्स फ्री होता है और योर मनी कीप्स गेटिंग कंपाउंडेड. ऑब्वियसली देयर इज एन एक्सपेंस रेशियो, बट दैट एक्सपेंस रेशियो इज अ very small element when you compare to the peace of mind. So my money I have been pumping into mutual funds for years. मैंने भी ये मिस्टेक किया है, मैंने भी इक्विटी, डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट किया है, मैंने भी बोरो करके ट्रेड किया है, बट आई रियलाइज्ड वेरी अर्ली थैंकफुली दैट ऑल ऑफ दिस इज होपलेस. आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी काइंड ऑफ अल्फा बाय इन्वेस्टिंग डायरेक्टली. जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को रिटर्न मिलते हैं 15% की कंपाउंडिंग इज मैसिव ओवर अ पीरियड ऑफ 20-30 ईयर्स. ओके, सो ऑल यू हैव टू डू इज, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10,000 के SIP से स्टार्ट कर रहे हैं और अगर आप 10,000 की SIP को एवरी ईयर 10% से इंक्रीज करते हैं और आप उसको 30 ईयर्स तक कंटिन्यू करते हैं, तो आप अगर 12% भी जनरेट करते हैं तो इट इज गोइंग टू बी अ मैसिव अमाउंट, राइट? मैं इसका स्क्रीनशॉट लगाता हूँ, आप देखिए कि कंपाउंडिंग कैसे इंपैक्ट करता है. 10,000 के SIP पर मंथ जिसमें आप एनुअली इंक्रीज कर रहे हैं तो उसमें आप कितना बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं, राइट? तो 10,000 इज अ स्मॉल अमाउंट, राइट? तो आपको क्या करना है, इसको बढ़ाना है. तो आपको इसको बढ़ाने के लिए आपकी इनकम को बढ़ाना है. इनकम बढ़ाने के लिए आपको अपने आप को अपना काम में वो मास्टरी लानी है. आप जो काम करते हैं उसमें मास्टरी लाएं, उसमें आप अपनी इनकम बढ़ाएं, सो दैट आपका अल्टीमेट नेटवर्थ बढ़े, आपकी इनकम बढ़े, और देन योर वीकेंड्स आर फ्री फॉर यू टू स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली, टू रीड बुक्स, टू लर्न अदर स्किल्स अदर देन वेस्टिंग टाइम इन चेजिंग स्टॉक्स. स्टॉक्स चेज करके फायदा नहीं है, बिकॉज आप सिर्फ सक्सेस स्टोरी सुनते हैं. फ्रेंड्स, आपको नहीं पता कितने लोग फेल हुए. आपको यही पता है कि वॉरेन बुफे इज अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर, राकेश झुनझुनवाला इज अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर. You might know only few investors who have been successful, but there are thousands and thousands who have not been successful, जिन्होंने suicide commit किया है because of losses in the industry. So then, what else should you stay away in your 20s, right? अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको 20s में क्या नहीं करना है. एक तो आपको ट्रेडिंग नहीं करनी, ठीक है?
ट्रेडिंग नीड्स अ लॉट ऑफ स्किल्स, ओके, नीड्स लॉट ऑफ पेशेंस एंड नीड्स, इट्स अ फुल टाइम जॉब, राइट। आप जब ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग आप एक साल में नहीं सीख पाएंगे। ट्रेडिंग के लिए आपको जो स्किल्स चाहिए वो आपको ईयर ऑन ईयर ट्रेडिंग करते रहनी है, थ्रू बुल मार्केट्स एंड थ्रू बेयर मार्केट्स। अगर आपके पास फुल टाइम जॉब है तो ट्रेडिंग आपको नहीं करना चाहिए, बिकॉज आप अपने जॉब पे भी फोकस नहीं कर पाएंगे और ट्रेडिंग पे भी फोकस नहीं कर पाएंगे, एंड अल्टीमेटली यू विल ओनली एंड अप लूजिंग योर पीस ऑफ माइंड एंड योर मनी। तो आप जॉब पे फोकस करें, वहां पे इनकम इंक्रीज करें, वो पैसे को आप प्रॉपरली पंप करें म्यूचुअल फंड्स में, विच इज द बेस्ट फॉर यू। आपको लेवरेज नहीं लेना है, डोंट टेक लेवरेज फॉर ट्रेडिंग। सो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से दूर रहें। ये मार्केट बहुत अच्छा लगता है, बुल मार्केट में आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स कमा रहे हैं, बट इट्स अ वेरी स्टिकी ग्राउंड, बहुत ही यूजलेस ग्राउंड है। आप अल्टीमेटली पैसा खोएंगे, और लेवरेज इज अ डबल एज सोर्ड, ओके। जिस दिन मार्केट गिरा, जिस दिन मार्केट आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में गया, यू विल एंड अप लूजिंग अ लॉट ऑफ मनी। बहुत सारे लोग ऐसे भी है जिनको अपने पेरेंट्स से पैसे लेकर पे करना पड़ा, तो यू डोंट वांट टू बी इन दैट सिचुएशन, राइट। तो अगर ये आपका फुल टाइम बिजनेस नहीं है, अगर आप एज अ ट्रेडर जॉब नहीं कर रहे हो, या फिर आप इस ट्रेडिंग पे एवरी डे 3-4 घंटे नहीं डिवोट कर सकते टू लर्न, टू रीड चार्ट्स, टू learn the movement, to study the daily movements in the markets and read a lot of books, please stay away from this. It's not meant for you, right? So all you need to do is just focus on increasing your income, creating your corpus and enjoying your life. So enjoying your life is more important, right? Ultimately पैसों का रियल यूज क्या है? एक तो आपकी रोटी कपड़ा मकान के लिए पेमेंट, और दूसरी टू एंजॉय योर लाइफ। सो रिटर्न्स ज्यादा वेल्थ क्रिएट करके करोगे क्या? Ultimately, if you're not able to enjoy your life, wealth creation is useless. And trust me, friends, wealth creation will happen in a more simpler way when you are satisfied with 12% kind of compounding returns rather than chasing 20% kind of compounding returns, right? So focus on this. So friends, I hope you enjoyed this video. You learned something from this. If you learned something, please comment and tell me what you learned. ठीक है, आप क्या सीखे? आपने कुछ भी सीखा तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं. Thank you for watching, friends. Till then.